नमस्कार दोस्तों, 18 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज जो डिस्कस करूंगा वो है अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अप्रूव। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं 17 फरवरी 2021 को। इन अमेंडमेंट्स में क्या क्या किया गया है इनको देखते हैं। इन अमेंडमेंट्स के चलते अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, एडीएम को, कुछ और पावर्स दी गई हैं। क्या पावर दी गई हैं? इनको पावर दी गई कि ये फंक्शनिंग ऑफ एजेंसीज यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंदर जो एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज की फंक्शनिंग को ये डीएम और एडीएम मॉनिटर कर सकते हैं। तो कल की डेट में अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, आपके पास कुछ एडेड पावर्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है भाई, ये तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाई गई है ना डिस्ट्रिक्ट्स में। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है। अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को रिपोर्ट करेंगी। जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, उसको इंडिपेंडेंटली इवेलुएट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई जाती है जो जुवेनाइल जस्टिस केयर के अंदर, उनको भी इवेलुएट कर सकता है डीएम। देख सकता है कि ये चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशन है क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है ये किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, क्या एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ किसी भी प्रकार के कोई करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, ये भी डीएम देख सकता है। बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ये जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं उल्टे सीधे काम करने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए। तो इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की ताकत यहाँ पे डीएम और एडीएम को दी गई है। ठीक है ना भाई। तो these amendments authorize district magistrate along with additional district magistrate to issue adoption orders in accordance with section 61 of the juvenile justice act। सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर डीएम और एडीएम के पास अडॉप्शन ऑर्डर इशू करने की भी ताकत आई है। तो अब अडॉप्शन की ऑब्वियस सी बात है, फाइल बनेगी और उस फाइल को फाइनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अप्रूव करेगा और तब आप अडॉप्शन कर सकते हो। जो भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, केसेस का डिस्पोजल करना है, वो केसेस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे के साथ अत्याचार हुआ क्या, हाँ भाई इस बच्चे को हम लोग गोद लेना चाहते हैं, ले सकते हैं क्या, ये सब चीज़ें अब लोग डीएम और एडीएम देखेंगे भाई। ठीक है ना। तो डीएम का काम है अब स्मूथ इंप्लीमेंटेशन एंश्योर करना, किसकी? जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की। अब बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है क्या। तो ये वो लॉ है जिसने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को सक्सीड किया था। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आया था। इस एक्ट के अंदर मैं आपको बताता हूं एक स्पेसिफिक चेंज किया गया था। निर्भया हत्याकांड आपको पता होगा, निर्भया रेप केस हुआ था। अनफॉर्चुनेटली एक लड़की बस में जा रही थी, ठीक है, फंस गई थी, वहां पे उसका रेप हुआ था, ये बात आपको याद होगी। बहुत ही ज्यादा, ठीक है, उन लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, हालांकि बहुत बाद में सुनाई गई, उनको इसी में टांग देना चाहिए था। उसके बाद एक चेंज किया गया, चेंज ये किया गया कि 16 से 18 साल के बच्चे अगर ये कोई हीनियस क्राइम करते हैं और अगर वो क्राइम बहुत ज्यादा हीनियस है, तो ऐसे केसेस में इन 16 साल से 18 साल के बच्चों को एडल्ट्स की तरह भी ट्राई किया जा सकता है। क्योंकि निर्भया रेप केस में एक लड़का था जो ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने बाद 18 साल का होने वाला था, तो वो 18 साल का होने ना होने की वजह से यहां पे सजा से बच गया। तो बेसिकली वो लोग जिन्होंने हीनस ऑफेंसेस किए हैं और अगर वो 16 से 18 साल के अंदर हैं तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है, ये बोला जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ने। उसके बाद ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये क्रिएट किया इसने यूनिवर्सली एक्सेसिबल अडॉप्शन लॉ इन इंडिया। इंडिया में अडॉप्शन को रेगुलेट करने के लिए वो बच्चे जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स में रह रहे हैं, उनको कुछ पेरेंट्स आके अडॉप्ट करके अपने साथ ले आए, इसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस लेके आए इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में पार्लियामेंट। ये एक्ट 2016 में इन्फोर्स हुआ। क्या काम था इसका? स्मूदन द प्रोसीजर फॉर ऑर्फन, अबंडन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी वाज गिवन द स्टैट्यूटरी बॉडी। एक और बात, जो कारा नाम की अथॉरिटी है, अगर आप कारा नाम की अथॉरिटी की बात करो तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। 1990 में इसको बनाया गया था। क्या है ये? दिस इज द नोडल बॉडी ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। तो इंडिया के अंदर अगर अडॉप्शन करना हो या बाहर के किसी कपल को आके इंडिया में अडॉप्शन करना हो तो उसको कारा से बातचीत करनी पड़ेगी। कारा को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से। याद रखिएगा, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है,
ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से मिला है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में सेंटर एंड स्टेट्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और जो जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये जो जनरलाइज्ड हेड है, जनरल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, वहां तो काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जिन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। यहां पे यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। बहुत सारे और सेक्टर्स में ऑलरेडी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की जा चुकी है, अभी के लिए टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च की गई है। अगले 5 सालों में 12,195 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम को। इस स्कीम के थ्रू सरकार इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो ऐसा बोला जा रहा है कि पीएलआई को अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में लाओगे तो टेलीकॉम सेक्टर इंक्रीमेंटली प्रोड्यूस कर सकता है 2.4 लाख करोड़ के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इन इंडिया, जिसमें से 2 लाख करोड़ के इक्विपमेंट्स तो इंडिया में अगले आने वाले सालों में 5 सालों में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को इंडिया में बनाने की बात की जा रही है। देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहां पे आपको स्कीम के नाम से पता चल रहा है कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही सरकार आपको बेनिफिट देगी। अब अगर आप देश के अंदर इंडस्ट्री बना के किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो सकता है वो देश में काम करना हो, तो अगर वो देश के काम करना ही है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो एक अच्छी स्कीम यहाँ पे सरकार लेके आई है, जहां पे वो कॉर्पोरेट्स, चाहे वो विदेशी कॉर्पोरेट्स हो चाहे वो देश की कंपनी हो, दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो ये लोग किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में जहां पे भी वो पीएलआई स्कीम लाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेलीकॉम में लाई गई है, तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स अगर आप इंडिया में कुछ पर्टिकुलर सीलिंग के ऊपर बनाओगे तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी ही देगी। वो अलग बात है कि आप उस टेलीकॉम इक्विपमेंट को इंडिया में बेचते हो चाहे देश के बाहर बेचते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंसेंटिव मिलेगा इस पीएलआई स्कीम के अंदर, सरकार ने बोला है। और सरकार ने एक्सपेक्ट किया है कि 12,195 करोड़ रुपया अगर हम अगले 5 सालों में डालेंगे तो 2.4 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा, जिसमें 2 लाख करोड़ तो अगले 5 सालों में देश के बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे 12,000 करोड़ रुपए डाल रहे हो, 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मेन चीज आपको समझनी यहाँ पे कि आप अपना एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी तैयार कर रहे हो, जो कि आने वाले कई 15, 20, 25 सालों तक हमें काम देगी। और इस 12,000 करोड़ के इंसेंटिव के चलते 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर आएगी। इसके चलते 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी और आने वाले समय में 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू आ सकता है सरकार के पास थ्रू टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कोड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 4G 5G नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस इक्विपमेंट की बनाने की वजह से इंडिया में 17,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है भाई। और ये जो स्कीम लाई गई है, यहाँ पे सरकार का ये भी बोलना है कि देखिए, बाकी सेक्टर्स में जो हम पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, खासकर मोबाइल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, इसका हमको काफी फायदा हुआ है। मोबाइल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम लाने के चलते 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सेक्टर में। और सम ऑफ द टॉप मोबाइल कंपनीज आके इंडिया में मोबाइल और उसके कंपोनेंट्स को बना रही हैं। सेम चीज हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में भी ला रहे हैं और सरकार बोल रही है कि सेम चीज आगे आने वाले समय में हम लोग लैपटॉप्स और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया में लेके आएंगे। अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात की जाए तो उसको मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करोगे तो दो चीज होगी, एक तो बाहर से चीजें इंडिया में हमको कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा कम होगा। दूसरा, अगर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरी हो जाता है तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो देश के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज को भी सपोर्ट दे रही सरकार और देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट दे रही है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज में भी आपको ये न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फॉर इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने फ्लोट की है अपनी ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ड्राफ्ट क्यों है? ड्राफ्ट ये है इसलिए है क्योंकि इस पे सजेशंस मांगे हैं सरकार ने।
ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी करता क्या है ये? इट आउटलाइंस द विजन एंड स्ट्रेटजी दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज ओशनिक रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री। हमारे देश में ओशन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डिप्लॉय किया जा सके, इसकी विजन और स्ट्रेटजी लिखी हुई है ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी में। और अगर आप इसमें इनपुट देना चाहते हैं तो आप इनपुट दे सकते हो। ठीक है भाई। तो इस ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है, हमारे जो ओशनिक रिसोर्सेज है, वो इंडिया की जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे कोस्टल कम्युनिटीज की लाइफ्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे मैरीन डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मरीन एरियाज एंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस पॉलिसी में लिखा है। और अलग अलग स्टेक होल्डर से इनपुट मांगे गए, जैसे कि इंडस्ट्री से इनपुट मांगे गए, एनजीओ से मांगे गए, एकेडमिया से मांगे गए, सिटीजन। आप खुद अपना इनपुट दे सकते हो 27 फरवरी तक। जो भी आप इनपुट्स दोगे सरकार उसको खंगालेगी, और सरकार को अगर वो इनपुट्स अच्छे लगते हैं तो इसको इम्बाइब भी करेगी सरकार। एम क्या है? एम है इनहेंसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी टू इंडियाज जीडीपी। कोस्टल कम्युनिटीज की लाइफ बचाएगी तो बता ही दिया। मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगी, ये भी बता दिया। मैरीन एरियाज और रिसोर्सेज के नेशनल सिक्योरिटी को बचाएगी, ये भी बता दिया। तो ये है ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आप ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट देखो तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था गुंटर पॉली ने। ये एक इकोनॉमिस्ट है। अपनी 2010 की किताब जिसका टाइटल था द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस 100 मिलियन जॉब्स, इसके थ्रू गुंटर पॉली ने ब्लू इकोनॉमी के कंसेप्ट को, आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था। इस आइडिया में सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स, ओशन इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में बात की गई है, ओशन की हेल्थ की कंजर्वेशन की बात की गई है, ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को हायर प्रोडक्टिविटी में डिप्लॉय किया जा सके ग्रीनिंग के साथ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, बिना रिसोर्सेज को बर्बाद किए, एक्सप्लॉइट किए, इसके बारे में बात की गई। यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज, टूरिज्म, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सबकी बात होती है। तो जब भी आपसे ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है, अगर आप गुंटर पॉली का नाम कोट कर देते हैं और ये हेड्स कोट कर देते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। 15 नंबर के सवाल में 2 से 3 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 2 से 3 नंबर में फाइनल मेरिट में आपकी रैंक 30-40 खिसक जाएगी। उसके अगर आप बात की जाए तो ब्लू इकोनॉमी इन्फोसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओशन इकोनॉमी विद सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कंबाइंड विद इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड 14 है, क्या बोलता है एसडीजी 14? कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको पूरा करने में भी ये ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट आपको काम देगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नो रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ला एडजेसेंट टू चार मीनार। देखिए ये एक रिलीजियसली सेंसिटिव मुद्दा है। चार मीनार आप कह सकते हो कि एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट है। दिस बिलोंग्स टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चार मीनार की एक मीनार के साइड में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर को लेकर अब काफी पॉलिटिक्स होती है। ऐसा बोला जाता है कि ये मंदिर चार मीनार की ब्यूटी को खराब कर रहा है। कहीं ना कहीं वो मंदिर पहले एग्जिस्टेंट नहीं था, बाद में एग्जिस्टेंस में आया। इस मंदिर का नाम है भाग्य लक्ष्मी टेम्पल, काफी फेमस है। तो लोग इस भाग्य लक्ष्मी टेम्पल को भी देखने आते हैं, बिल्कुल चार मीनार के नीचे ही बना हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक आरटीआई गई। इस आरटीआई को फाइल किया था URTI.in नाम के एक पोर्टल ने। ये URTI.in नाम का पोर्टल इंडिविजुअल्स और एक्टिविस्ट की मदद करता है कि आरटीआई एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। तो इस आरटीआई एक्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा गया कि भाई ये जो चार मीनार के नीचे चिल्ला नाम का जो टेम्पल है, भाग्य लक्ष्मी नाम का जो टेम्पल है, ये हैदराबाद का स्टेट जब यूनियन ऑफ इंडिया से मर्ज हुआ उससे पहले से एग्जिस्टेंट था, उसके बाद में आया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ और जब ये हैदराबाद नाम का स्टेट इंडिया से जुड़ा, उस समय पे ये टेम्पल वहां पे नहीं था। ये टेम्पल उसके बाद आया है। यहाँ पे ये जो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है, दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर टेकिंग ओवर ऑफ हैदराबाद बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडजेसेंट टू द साउथ ईस्टर्न मिनारेट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। तो इस चार मीनार के साउथ ईस्टर्न मिनारेट के नीचे जो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है, ये जो हैदराबाद स्टेट हमारे देश से मिल गया उसके बाद आया है। ठीक है भाई। नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन दिस ऑफिस अबाउट चिल्ला एडजेसेंट टू चार मीनार, द ASI रिस्पॉन्स रेट्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि हैदराबाद के यूनियन ऑफ इंडिया से मिलने से पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पे इस चिल्ला के बारे में, यानी भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। फिर अगर आप चार मीनार की बात करो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड चार मीनार टू बी अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। ठीक है भाई। और याद रखिए
As per AMASAR Act 1958, Rules 1959, AMSR Act 2010, Amendment and Validation, construction of temple adjacent to southeastern मीनार of Charminar has been considered by ASI to be an authorized construction. सोचिए ASI के हिसाब से ये जो टेम्पल बना है चार मीनार के बगल में, ये एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव आप कह सकते हो रिलीजनल मुद्दा है। इन सब मुद्दों के ऊपर तो दंगे हो जाते हैं। ठीक है, चार मीनार की बात करें तो 1591 में बनाया गया था। एक मॉन्यूमेंट है, एक मॉस्क है, हैदराबाद में है। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल था, अब तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है भाई, ग्लोबली इसको माना जाता है, इसको सिंबल माना जाता है, हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर है। और केवल चार मीनार की बात नहीं है दोस्तों, चार मीनार के चारों तरफ जो लेन्स हैं, जो बिजी लोकल मार्केट्स हैं, ये टूरिस्ट के बीच में बहुत बिजी हैं। अगर दुनिया भर के टूरिस्ट, जैसे कि हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग को, आप कह लो कि लंदन घूमने जाना है, तो लंदन में पिकाडिली सर्कस जाएंगे और आपका हैरी पॉटर का जहाँ शो होता है, बादाम तुसाउस होता है, तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि अगर इंग्लैंड जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, स्कॉटलैंड में ये लेंस देखेंगे जाके। अगर बाहर से कोई इंडिया में आता है तो सोचता है हैदराबाद चलेंगे, चार मीनार देखेंगे। तो इस प्रकार का ये मॉन्यूमेंट है। जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे कि ईद उल अधा और ईद उल फितर, तभी यहाँ पे काफ़ी लिटअप इलाका रहता है। ये चार मीनार की बात करिए तो हैदराबाद में मूसी रिवर के ईस्ट बैंक पे पड़ता है। ये एक आर्कियोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल ट्रेजर है। ये ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स में इसका नाम है, उस लिस्ट को जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके टॉप फ्लोर पे एक मॉस्क भी है जो कि 400 साल पुराना है। तो ये ऊपर की तरफ आपको मॉस्क नजर आ रहा है और नीचे एक मीनारेट पे यहाँ पे टेम्पल भी है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और कल्चर में आपको ये चीज काम आएगी। जो भी आप में से हैदराबाद में होगा वो यहाँ पे गया ही होगा। आज की फाइनल न्यूज देख लेते हैं। यूएस विल पे $200 मिलियन इन डब्ल्यूएचओ। आपको पहले न्यूज याद होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उस समय पे डब्ल्यूएचओ को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का पपेट बुलाया था और ये बोला था कि अब हम डब्ल्यूएचओ को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की हैंडलिंग के लिए डब्ल्यूएचओ को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन अब जबकि सरकार बदल चुकी है तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का बोलना है कि हम लोग अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो बचे हुए $200 मिलियन हैं वो एंड ऑफ दिस मंथ पे दे देंगे। ठीक है भाई, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अब हम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल जाएंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे हैं नहीं, हम डब्ल्यूएचओ से बाहर नहीं निकलेंगे, हम डब्ल्यूएचओ के हिस्से रहेंगे और हमारे जो $200 मिलियन इन असेस्ड एंड करंट ऑब्लिगेशन है डब्ल्यूएचओ को, वो हम इस महीने के एंड तक डब्ल्यूएचओ को दे देंगे। यूएस की बात की जाए तो यूएस इज बेसिकली द लार्जेस्ट फंडर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टोटल डब्ल्यूएचओ के 15% से ज्यादा फंड्स को यूएसए कंट्रीब्यूट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ का पपेट ऑफ चाइना बोला था और छोड़ दिया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाते तो मिड 2021 तक यूएसए पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ को छोड़ देता, बट कहीं ना कहीं बाइडेन ने ये रोक दिया है। डब्ल्यूएचओ को पैसा दे रहे हैं, ये जरूरी भी है। वैसे भी ओवरऑल इंटरनेशनल जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। ऐसे समय में यूएसए अगर डब्ल्यूएचओ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ने लगेगा जो कि हेल्थ से रिलेटेड है तो चीजें काफी गड़बड़ हो जाएंगी। डब्ल्यूएचओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं और 150 फील्ड ऑफिसेज हैं। 7 अप्रैल 1948 को बना था और उसको आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ डे भी बोला जाता है। ठीक है भाई, अगर आप जानना चाहते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मैं एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी वीडियो बना चुका हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फंक्शंस, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस डब्ल्यूएचओ के मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझा रखे हैं। ये उस वीडियो का थंबनेल है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए और अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड